Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the infinitive and some of its important rules. In my previous two videos of infinitive, means infinitive part 1 and infinitive part 2, I have already explained what an infinitive is and also the important rules of infinitive. In this video, I am going to tell you the important rules of infinitive, but in my video number 2, infinitive part 2, I have already explained 3 important rules pertaining to infinitive. In this video, we shall deal with rule number, as you can see on the board, rule number 4 and rule number 5. I have already explained you, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि इन्फिनेटिव क्या होता है. एन इन्फिनेटिव इज़ द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, मीन्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज़ कॉल्ड इन्फिनेटिव विद और विदाउट द प्रीपोजिशन टू. मतलब प्रीपोजिशन टू के साथ या प्रीपोजिशन टू के बिना जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव कहलाता है. या फिर कभी कभी अकेले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसके साथ टू नहीं होता, जिसे मैं अपने प्रीवियस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, और जब बिना टू के अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं. ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको पहले ही समझा चुका हूँ. तो आई वुड लाइक टू रिपीट द डेफिनेशन ऑफ द इन्फिनेटिव. एन इन्फिनेटिव is the base form or the first form of the verb with or without to that acts as a noun. In Hindi we can say infinitive verb की first form होती है to के साथ या to के बिना, जो कि noun की तरह काम करती है. मैं अपने वीडियो नंबर 1 में इन्फिनेटिव पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी इन्फिनेटिव को एक्सप्लेन कर चुका हूँ. इन्फिनेटिव के पहले के इम्पॉर्टेंट रूल्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ. इस वीडियो में आगे के रूल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो रूल नंबर 4 जो आता है हमारा, रूल नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन फॉर, जिसको अंडरलाइन किया हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव. तो ये हमारा क्या रूल है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता. कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट से पहले हमको प्रीपोजिशन फॉर लगाना पड़ता है. तो वर्ब आती हैं, फिर प्रीपोजिशन फॉर आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद टू इन्फिनेटिव आता है. तो ऐसी वाली वाक्य रचना जब हमें वर्ब के बाद प्रीपोजिशन फॉर लगाना पड़े, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनेटिव लगाना पड़े, तो इसमें ये वाली वर्ब्स प्रयोग की जाती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे. अपील, अप्लाई, अरेंज, कैंपेन, लॉन्ग इन द सेंस ऑफ वांट, प्लान, वेट. तो ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद हमको प्रीपोजिशन फॉर लगाना पड़ता है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनेटिव आता है. सो हियर आर सम एग्जांपल्स. नंबर 1, वी वेटेड फॉर द ट्रेन टू अराइव. वी वेटेड फॉर द ट्रेन टू अराइव, इसका मतलब है कि हमने ट्रेन के आने का इंतज़ार किया. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वेट को अंडरलाइन करके एक नीचे एरो लगाया है और वर्ब लिखा है. तो ये वेट वर्ब का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद द ट्रेन ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं अंडरलाइन करके एरो लगाया ऑब्जेक्ट. तो वेट के तुरंत बाद ट्रेन नहीं आया. इस सेंटेंस को अगर आप ऐसे लिखेंगे कि वी वेटेड द ट्रेन टू अराइव, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा. वी वेटेड द ट्रेन टू अराइव, ये ग्रामेटिकली आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा. तो आपको यहाँ पर, चूँकि इन वर्ब्स में से एक वर्ब आई हुई है वेट, तो आपको यहाँ पर वी के बाद जो हमने वेट लगाया, वेट के बाद प्रीपोजिशन फॉर लगाना पड़ेगा. ये इसको मैं एक गोले के अंदर बंद करता हूँ कि प्रीपोजिशन फॉर लगाना पड़ेगा आपको. वी वेटेड फॉर द ट्रेन टू अराइव, तो ये करेक्ट सेंटेंस है. वी वेटेड फॉर द ट्रेन टू अराइव, मतलब हमने ट्रेन के आने का इंतज़ार किया. नाउ हैव अ लुक एट द second number example. Villagers arrange for their children to stay in cities for study. तो मैंने लिखा villagers arrange for their children
टू स्टे इन सिटीज़ फॉर स्टडी। इसका हिंदी क्या होता है कि गांव वाले अपने बच्चों का पढ़ाई के लिए शहर में रुकने का इंतज़ाम करते हैं। तो यहाँ भी देखिए, आप देख सकते हैं अप्लाई, अपील, अप्लाई, अरेंज, ये वर्ब्स लिखी हैं। तो यहाँ पर मैंने अरेंज वर्ब को एग्जाम्पल नंबर 2 में लिया है। तो अरेंज के बाद ये देयर चिल्ड्रन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से पहले फॉर प्रीपोजिशन हमको कंपल्सरीली लगाना पड़ेगी। तो विलेजर्स अरेंज फॉर देयर चिल्ड्रन टू स्टे इन सिटीज़ फॉर स्टडी। तो इसका मतलब क्या हुआ, गांव वाले अपने बच्चों का शहर में रुकने का इंतज़ाम करते हैं पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर एक नोट आपको देखना पड़ेगा, एक नोट विशेष बात डालिए कि अप्लाई और कैंपेन ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव जो है यूजुअली पैसिव फॉर्म में चला जाता है। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द पैसिव फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के पैसिव फॉर्म्स को मैं अपने पहले के वीडियो में समझा चुका हूँ। तो जैसे कि टू इन्फिनेटिव, ये सिंपल इन्फिनेटिव होता है, इसका पैसिव फॉर्म टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में अपने प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। तो अप्लाई और कैंपेन के बाद टू इन्फिनेटिव जो है वो उसके पैसिव फॉर्म में चला जाता है, यानी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है। इसको हम एग्जाम्पल नंबर 3 में देख सकते हैं। द लॉयर अप्लाइड फॉर द हियरिंग टू बी पोस्टपोन्ड। तो सेंटेंस क्या लिखा मैंने, द लॉयर अप्लाइड फॉर द हियरिंग टू बी पोस्टपोन्ड, मतलब वकील ने, यहाँ देख सकते हैं आप, वकील ने सुनवाई को टाले जाने के लिए आवेदन किया। द लॉयर अप्लाइड फॉर द हियरिंग टू बी पोस्टपोन्ड का मतलब है कि वकील ने हियरिंग जो है, सुनवाई जो है कोर्ट में, उसको टाले जाने के लिए आवेदन किया। तो अप्लाई वर्ब का प्रयोग किया गया। तो इसके कारण से ये जो दो वर्ब्स लिखी थी अप्लाई और कैंपेन, इनकी मौजूदगी में जो इन्फिनेटिव होता है टू प्लस इन्फिनेटिव, वो पैसिव फॉर्म में चला जाता है। तो यहाँ पे टू बी और पोस्टपोन की थर्ड फॉर्म हो गई, टू बी पोस्टपोन्ड। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 में मैंने ये अरेंज वर्ब का प्रयोग किया है। आप देख सकते हैं कि विल यू, यहाँ क्वेश्चन मार्क, विल यू अरेंज फॉर द पोस्ट टू बी डिलीवर्ड और शैल आई कलेक्ट इट माई सेल्फ। तो मैंने क्या लिखा, विल यू अरेंज फॉर द पोस्ट टू बी डिलीवर्ड और शैल आई कलेक्ट इट माई सेल्फ। मतलब इसकी हिंदी क्या बनती है, क्या आप पोस्ट को, डाक को भिजवाने का प्रबंध कर देंगे या फिर मैं स्वयं डाक पोस्ट जो है ले लूँ। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि अप्लाई और कैंपेन सिर्फ इनके बाद ही इन्फिनेटिव को पैसिव फॉर्म में रखा जा सकता है। तो इसके अलावा जैसे यहाँ पे अरेंज वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो अरेंज वर्ब में मैंने इन्फिनेटिव को, सिंपल इन्फिनेटिव को उसके पैसिव फॉर्म में लिखा है। जैसे आप देख सकते हैं टू बी के बाद डिलीवर की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड यूज़ हुई है। तो पूरा सेंटेंस क्या है, दोबारा से मैं आपको बता दूँ, विल यू अरेंज फॉर द पोस्ट टू बी डिलीवर्ड और शैल आई कलेक्ट इट माई सेल्फ। ठीक है, कि क्या आप पोस्ट को भिजवाने का इंतज़ाम कर देंगे या फिर मैं आकर इसे स्वयं ले लूँ। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 था। नाउ कम टू द रूल नंबर 5। ठीक है, रूल नंबर 5 जो कि एक इम्पॉर्टेंट रूल है, तो आप इसे गौर से देखिएगा और गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा जूम करके। रूल नंबर 5, थोड़ा सा जूम, ठीक। तो रूल नंबर 5 में आप देख सकते हैं एक वाक्य रचना लिखी है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनेटिव। मतलब कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके आ जाने पर बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। बेयर इन्फिनेटिव माने द इन्फिनेटिव विदाउट टू, जब टू के बिना इन्फिनेटिव आता है, अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म अकेला, बिना टू के, तो वो बेयर इन्फिनेटिव होता है। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, बोर्ड पर आप देख सकते हैं, फील, हियर, लेट, मेक, नोटिस, ऑब्जर्व, ओवर हियर, सी, वॉच। सो
दीज आर द वर्ब्स फॉलोड बाय बेयर इन्फिनेटिव। ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद बेयर इन्फिनेटिव लगता है, बिना टू के इन्फिनेटिव लगता है। सो लेट अस हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, राजम मेड स्वामीनाथन एंड मनी वेट आउटसाइड। तो आप देख सकते हैं मेड को मेक वर्ब की सेकंड फॉर्म मेड होती है, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। और यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव आया है वेट। तो आप देख सकते हैं राजम मेड स्वामीनाथन एंड मनी वेट आउटसाइड, मतलब राजम ने स्वामीनाथन और मनी को बाहर इंतज़ार करवाया। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं आप, लिखा है लेट हिम गो। तो लेट को अंडरलाइन किया और गो को अंडरलाइन किया, लेट हिम गो मतलब उसे जाने दो। ये आप अगर इसे ऐसा करना चाहें लेट हिम टू गो तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे लिखा है नॉट लेट हिम टू गो। तो लेट वर्ब आइए, तो लेट वर्ब के बाद टू प्लस इन्फिनेटिव नहीं लगता, बेयर इन्फिनेटिव लगता है। तो इसको मैंने क्रॉस करके काटा हुआ है कि लेट हिम टू गो नहीं होता। करेक्ट सेंटेंस क्या होता है, लेट हिम गो मतलब उसे जाने दो। तो ये वो वर्ब्स हैं फील, हियर, लेट, मेक, नोटिस, ऑब्जर्व, ओवर हियर, सी, वॉच। इनके बाद इन्फिनेटिव कैसा आता है, बिना प्रीपोजिशन टू के, बेयर इन्फिनेटिव आता है। और एग्जांपल्स देखें। एग्जांपल नंबर 3 में मैंने लिखा है आई हर्ड हिम क्राई। आई हर्ड हिम क्राई मतलब मैंने उसे रोते हुए सुना। तो यहाँ पे भी हियर वर्ब का प्रयोग है, तो बेयर इन्फिनेटिव क्राई आया है, टू क्राई नहीं आया। एग्जाम्पल नंबर 4 को आप देखें, आई सॉ हिम स्टील मनी। आई सॉ हिम स्टील मनी मतलब मैंने उसे पैसा चुराते हुए देखा। तो आई सॉ हिम टू स्टील मनी का प्रयोग नहीं हुआ। तो ये यहाँ तक के अभी तक के रूल्स थे। इसके बाद इसके आगे के और रूल्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में जो और आगे, ये तो मैंने आपको केवल इन्फिनेटिव एक्सप्लेन किया है। इन्फिनेटिव के बाद जीरंड और पार्टिसिपल भी नॉन फाइनाइट वर्ब का ही एक भाग होते हैं। तो जीरंड और पार्टिसिपल के मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर। थैंक्स।